ये जो अगले माली साल के लिए जो टारगेट है ना रेवेन्यू का, इसमें जो नॉमिनल ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 13-14-15% तो नॉमिनल ग्रोथ इनको मिल जाएगी। लेकिन चैलेंजिंग ये है कि जो 1709 या 708 अरब रुपए के इन्होंने एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट करना है, वो कहाँ से आना है। उसके लिए जो अभी तक की प्रपोजल सामने आई है कि जैसे जीएसटी की शरह ये कह रहे हैं कि हम 1% बढ़ाएंगे, 6th शेड्यूल से जो है एग्जम्पशन हम खत्म करेंगे, इसी तरह 8th शेड्यूल और दूसरे जो शेड्यूल्स हैं उससे हम जो कंसेशनल रेट हैं वो खत्म करेंगे। तो ये सारे ऐसे इकदाम हैं जो ज़्यादातर जो ऐसा लग रहा है कि फोकस इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जा रहा है। ये जो अभी रेवेन्यू फिगर आए थे या जो इकोनॉमिक सर्वे में फिगर आए थे, उसमें एक चीज़ थोड़ी सी टैक्सेशन के हवाले से हौसला अफजा दिखाई दी थी कि डायरेक्ट टैक्सेशन की जो कंट्रीब्यूशन है थोड़ी सी बेहतर हुई थी, बड़ी थी। अब लग रहा है कि शायद ये रिवर्स उसी तरफ जा रहे हैं, तो उसका डेफिनेटली जो इम्पैक्ट आएगा वो गरीब लोगों पे आएगा। हर चीज़ महंगी होगी। जो अभी मुख्तलिफ फिगर्स चल रहे हैं कि जी ये 7000 आइटम्स हैं या 6000 आइटम्स हैं, लेकिन ये टैरिफ लाइन्स हैं। ये 6ठे शेड्यूल से जो चीज़ें निकालेंगे, 8th शेड्यूल से जो चीज़ें निकालेंगे, डेफिनेटली ये इसकी तादाद हज़ारों में है, उसका इम्पैक्ट आएगा। एक तो ये कि क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि इससे जो अवामी और सियासी रद्द-ए-अमल आएगा, हुकूमत उसको जो है वो फेस कर सकेगी। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ, प्रोग्राम से पहले भी हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि बजट के हवाले से, कि बजट की अब वो उस तरह से अहमियत नहीं रही। ये एक रस्म है, रस्म के तौर पर हम अदा ज़रूर करते हैं हर साल। अब पूरा साल बजट रहता है। आप एक लेमैन के तौर पे भी अगर आप देख लें, आप मार्केट में जाते हैं तो आज रेट कुछ और होता है, दूसरे दिन कुछ और होता है। इससे ज़्यादा मेरा ये नुक्ता नज़र है कि गवर्नमेंट को हमारे पास पॉलिसीज़ भी हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो दो चीज़ों की है। एक, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसके लिए विल की ज़रूरत है कि हमारे पास विल होनी चाहिए कि जो पॉलिसीज़ हैं हम उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। आज तक आप जितने बजट देख लें, कोई एक बजट मुझे बता दें कि जिस पे आपने कोई 80% तक आप गए हों कि उस पर आपने इम्प्लीमेंट करवाया हो। आई थिंक मैं 80% भी बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ कि 50% भी ऐसा नहीं होता। कल राणा साहब भी उसमें मौजूद थे, इन्होंने भी बल्कि 2 क्वेश्चन किए तो उसको वो मामले को गोल कर गए कि वो अपने आप को छुपाते हैं इन अल्फाज के पीछे कि हम एम्बिशियस टारगेट रखते हैं, हम एम्बिशियस टारगेट रखेंगे तो फिर हम अचीव करेंगे। लेकिन वो ये नहीं समझते कि जब ये टारगेट अचीव नहीं होते, उसका जो इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपको आपकी तरफ से मैसेज जाता है, इन्वेस्टर्स को जो मैसेज जाता है, उसके क्या नताइज होते हैं। आज देखें, कल जैसे हरून साहब भी कह रहे थे कि मेरी अपनी भी अंडरस्टैंडिंग थी कि फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में वैसे मेरा ये ख्याल था कि शायद ये नए हैं और ये काफ़ी जो है दूसरों के मुकाबले में जो है ना ये शायद उतने कामयाब साबित ना हो पाए। लेकिन मैंने अब तक एक चीज़ इनमें पॉजिटिव देखी है कि ये कुछ चीज़ों में ना ये थोड़े से क्लियर हैं। आप देखें, पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक मार्केट मुसलसल नेगेटिव जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही थी। कल जब इवन दैट कि जब इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ तब भी स्टॉक मार्केट ने नेगेटिव ही रिस्पॉन्ड किया। कल जब इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे दिया और उसमें आईएमएफ के बारे में उन्होंने बड़ा लाउडली और क्लियर बात की, और फिर इसी तरह एसओईज के बारे में, इस पे आते हैं स्टॉक मार्केट। देखिए, वो आपकी बात ठीक है अरशाद साहब। असल मसला ये कि स्टॉक मार्केट इस वक्त हुकूमत पे नाज़िम दबाव डाल रही है, वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं कि उनके ऊपर जो टैक्स का रेट है, इनकम टैक्स जो उनके ऊपर लागू है, हुकूमत उसको तब्दील करना चाह रही है प्रोग्रेसिव। मतलब ये कि जितनी उनकी आमदन है उसके हिसाब से उनसे टैक्स लिया जाए, बजाय कि एक फिक्स टैक्स लेके उनको छोड़ दिया जाए। तो अगर स्टॉक मार्केट गिरती है तो हुकूमत को इसको गिरने देना चाहिए। जो इसने काम करना है, इसको टैक्स रेट्स को ठीक करना है, ना ज्यादती हो स्टॉक मार्केट के साथ और ना ही फेवर हो। ये फार्मूला दूसरी साइड के ऊपर भी होना चाहिए। अशफाक तौला साहब, आपको दोबारा इसमें डिस्कशन में इन्वॉल्व करते हैं। ये जो अभी टैक्स का जो प्रपोजल है, अगले साल का जो हदफ है, अभी हतमी नंबर तो तय नहीं हुआ, या हुआ है तो अभी अनाउंस हो जाएगा थोड़ी देर में। हम 13,000 अरब रुपए का रफली एक हदफ ले लेते हैं, जो कि इस साल का जो ओरिजिनल टारगेट उससे 38% ज्यादा है। अब इतलात कुछ इस किस्म की आ रही हैं कि अगर पावर सब्सिडी की जो रिक्वायरमेंट 120 अरब रुपए और बढ़ गया तो सेक्रेटरी खजाना ने कहा जी कि एफडीआर का हदफ भी और बढ़ा दो। ये किस हद तक रियलिस्टिक होगा? अगर हुकूमत 2,000 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगा भी दे तो फिर भी क्या आप समझते हैं कि 13,000 अरब इकट्ठा होगा, या इसमें बहुत बड़ा गैप आने जा रहा है? राणा साहब, आपको याद होगा, आप ही ने एक स्टोरी की थी जब रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी, और हमने उस वक्त ये कहा था, आपको याद होगा आईकैप का एक मॉडल बजट आया था, उसमें हमने कहा था 9,200 अरब का टारगेट होना चाहिए जो रियलिस्टिक था, और गवर्नमेंट ने इसको 9,400
15 पे स्ट्रेच किया तो हम कह रहे थे उस वक्त ये नहीं होगा, आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद होगा। इसके बाद मैंने ये कहा था, आपको भी याद होगा और आपने स्टोरी भी की थी, कि रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन ने नए डायरेक्ट टैक्सेस आपको दिए हैं 2.5 ट्रिलियन के, और मैंने उस वक्त भी पीएम साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करें, और जैसे अभी आप जो फरमा रहे थे या जो इरशाद ने फरमाया या हारून ने, मेरे दोस्त ने फरमाया, कि आप अगर ये जो प्रिविलेज क्लास है इसको अगर आप खत्म करें उनके टैक्सेशन को, और उनको आप अगर ऑन ग्राउंड रियलिटी के साथ, इक्विटी के साथ मैनेज करें, तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि आप 15,000 अरब पे भी पहुंच सकते हैं विदाउट सफोकेटिंग द इकोनॉमी। आप डायरेक्ट टैक्सेस लेके आए, डायरेक्ट टैक्सेस में बड़ी जान है। आपको ये भी पता होगा राणा साहब, जब मैंने ये ओहदा संभाला था एज ए चेयरमैन रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, उस वक्त के चेयरमैन ने ये बात मुझे 1-on-1 मीटिंग में कही थी कि अशफाक भाई, हमारे पास अब इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, मां सिवाय के ट्वीकिंग कर दूंगे, 1% यहाँ बढ़ाओ या 1% वहां बढ़ाओ। और उस वक्त मैंने इनको ये कहा था कि आप मुझ पे छोड़ दें और अल्लाह पे छोड़ें, इंशाल्लाह हम कर लेंगे, और हमने नए आपको मेजर निकाल के दिए। बट वो सियासत की नजर हुए, आपको पता है किसी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने उठा के, आपने बड़े इंटरव्यू किए उनके, उन्होंने कह दिया कि जी मेरी रेड लाइन है। किसी एक लॉबी ने, जो कि बहुत ज्यादा ईमानदारी की कस्में खाती है, और उन्होंने रिपोर्टें छाप दी थी कि जी फलाना सेक्टर चोर है और वो बदल डालो, मुल्क को बदल डालो, उनके फिगर। अगर आप उस इशू पे आ जाए, अभी 13,000 अरब रुपए का जो हदफ है, अगर हुकूमत इसको फिक्स करती है, आपके ख्याल में ये कहां तक होगा? देखिए, अगर आपने दो मेरी प्रपोजल्स पिछली वाली देखी हो, जो कि अभी आप ले रहे हैं, कि जो ताजरों का हमने कहा था कि 1% ले लें, 250 बिलियन वहां से आ रहा था, और एक्सपोर्टर्स का हमने कहा था मिनिमम टैक्स कर लें तो 500 बिलियन वहां से आ रहा, 750 बिलियन उन दो प्रपोजल्स में था। अब पता नहीं वो आता कितना है, मुझे नहीं पता, बट उस वक्त के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये आ रहा था। आपके प्रपोजल तो शायद अभी जो हुकूमत करने जा रही है, 5वां शेड्यूल खत्म हो रहा है, 6ठा शेड्यूल चेंज हो रहा है, 8वें में तब्दीलियां आ रही हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो रही है, सैलरी क्लास में टैक्स बढ़ रहा है, नॉन सैलरी का बढ़ रहा है, ये सब कुछ करने के बाद 13,000 अरब कहां का फिगर आएगा आपका? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस आप जितना भी करेंगे फिर चोरियां बढ़ेंगी। आपको पता है पहले नेट आपको इनकम होती थी, जो नेट ऑफ आपकी इनपुट एडजस्टमेंट होती थी 3.78 होती थी, अब वो 4 हो गई है। आप फिर करने जाओगे फिर 3.78 पे आ जाएगी। जो नेट आपकी जो रेवेन्यू है ना वो आ जाएगी, तो आप इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट तो ले लेंगे, बाकी आप कुछ नहीं ले सकते। या आप मुझसे लिखवा लें, सेल्स टैक्स के अंदर आपको पता है कितना बड़ा फ्रॉड होता है। और ये मैं आपको 2,000 रुपए शॉर्टफॉल दिख रहे हैं। हारून शरीफ साहब आपकी तरफ आते हैं, इनसे आप डायरेक्ट दूसरी तरफ अपनी कैलकुलेशन दोबारा करो। तोला साहब ठीक नहीं बैठ रही। हारून साहब, ये जो हुकूमत जितने भी ये मेजर्स ले रही है, अच्छा जी बताइए जी हारून साहब, आपके ख्याल में ये कितना अनरियलिस्टिक टारगेट, और इसके फिर बजट के ऊपर क्या इंप्लीकेशन होगी? जो अभी इरशाद साहब भी कह रहे थे कि बजट तो आपका पास होता है, साथ ही रियलिस्टिक हो जाता है, क्योंकि अनरियलिस्टिक आपके अहदाफ होते हैं सारे। जी, 2-3 तरह के बजट्स होते हैं दुनिया के अंदर। एक बजट होता है जो, जैसे मैंने अर्ज किया, कि जो आपको पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है और ग्रोथ की रिवाइवल की तरफ इंडिकेशन आती है, आपको नजर आता है कि आप जो है नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स को प्रोडक्टिव की तरफ जाना चाह रहे हैं। एक बजट होता है जो आप स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में होते हैं और आपने कुछ शराइत को मानना होता है और आपको फाइनेंस बिल में उसको ऑनर करना पड़ता है। तीसरा बजट होता है जिसके ऊपर सारी तवज्जो रेवेन्यू साइड पे होती है, एक्सपेंडिचर पे कोई नहीं देखता। वो एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज है कि बुक को बैलेंस आपने कैसे करना है। तो जब आप बुक को मेरे हिसाब से सेकंड और थर्ड ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है हमारे बजट पे, स्टेबलाइजेशन एंड बैलेंसिंग द बुक। अब आप ये देखिए कि 3.6% हमने हदफ रखा है जीडीपी ग्रोथ का। आपकी जम्पशन सारी उस पर बेस कर रही हैं। इसके अलावा हमने एक इन्फ्लेशन का हदफ रखा गया, एक मार्कअप का हदफ रखा हुआ है, और हमने, मेरा नहीं ख्याल क्या, मुझे यकीन है कि हमारी इस वक्त जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट टीम्स हैं, चाहे सेंट्रल बैंक हो चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, वहां कोई ऐसी एक्सपर्टीज नहीं है जो ग्लोबल शॉक्स को प्रोडक्ट कर सके, सेंसिटिविटीज को कर सके, जियोपॉलिटिक्स का एलिमेंट ला सके।